जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आने लगती है वैसे वैसे इस दिमाग में ना ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ये ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि डाउट आने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जबकि पूरी साल अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा और अब मैं इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकता, अब मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। ये सब चीजें माइंड में आने लगती है। इस तरीके से पता है आधे से ज्यादा, इवन उससे भी ज्यादा कंपटीशन पहले ही आउट हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि 90% स्टूडेंट से कंपटीशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही इस रेस में से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही हार मान ली है। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अगर अभी भी जो बचे हुए 4 महीने हैं, इन 4 महीने में अगर तुम ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को साइड में रख के इन 4 महीनों को थोड़ा तमीज से यूज कर लोगे ना, तब भी तुम अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, तब भी तुम अपने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट ना ज्यादा वेस्ट करते हुए एक प्रॉपर एक मास्टर प्लान शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जिससे तुम अपने इन 4 मंथ्स को प्रॉपरली तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो हम इन 4 महीने को किस तरह से यूज करने वाले हैं उसका मास्टर प्लान नीट 2025 के लिए जो है वो मैं आज शेयर कर रही हूँ। देखो, हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जनवरी फरवरी और इधर मार्च और अप्रैल। ठीक है, तो हम जनवरी फरवरी में हम क्या करने वाले हैं ये देखो। अपनी मेन अप्रोच रखनी है, मैंने जनवरी फरवरी में तुम्हें क्या क्या करना है वो देखना है कि तुम्हें अपना एटलीस्ट 70% सिलेबस तो कवर कर लेना है। कैसे पता करोगे कि 70% सिलेबस? तो भाई देख लो ना कि अगर किसी में 10 चैप्टर्स हैं तो एटलीस्ट 7 चैप्टर्स तुम्हें कवर कर लेने हैं। इस तरह से परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, 70% सिलेबस कवर कर लेना है। डेली का डेली 1 आवर रिविजन के लिए पर सब्जेक्ट देना ही देना है। देखो, अब तो तुम्हें कम से कम 13 14 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, और तुम अगर अभी भी इतना कर लेते हो ना, मैं बता रही हूँ, तुम अपना स्कोर बहुत बढ़ा ले जाओगे। तुम पहले ये देखो ना कि तुम कितना कर रहे हो, तुम क्या कर पा रहे हो। अपने आप स्कोर बढ़ेगा, अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, बेस्ट जो तुम अपना कर सकते हो वो मैं बता रही हूँ, वो तुम्हें करना है। ठीक है, 1 आवर डेली रिवीजन के लिए देना पर सब्जेक्ट को। इसमें करोगे क्या, इसमें तुम अपनी कोचिंग के मेन नोट्स को रीड करोगे, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे पास प्रिंटेड है या तुमने पहले से बना रखे हैं, रिटन है, तो उनको रीड करो। अगर नहीं है तो लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, जो टीचर पढ़ा रहे हो उनकी पीडीएफ ले लेना और अपने टैबलेट में उससे पढ़ लेना। ठीक है, तो उससे रीड कर लिया तो रीड मेन नोट्स। अब 2 3 बार की रीडिंग करने के बाद तुम क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और शॉर्ट नोट्स तुम खुद बनाओगे। मेन नोट्स को तुम स्किप कर सकते हो, कैसे? टैबलेट में पीडीएफ से पढ़ लिया इससे। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या करना है, तुम्हें चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं। जो चैप्टर पढ़ते जाओ उस चैप्टर के पीवाईक्यू करते जाओ। ऑब्वियसली जब तुम्हारा प्रॉपरली सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हुआ है तभी तो ये सब कंफ्यूजन आ रही है। इस वजह से कि इस टाइम पे तुम्हें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू अपना जो जो चैप्टर करते जाओ उस चैप्टर के पीवाईक्यू करते जाओ। कहां से कहां तक? 2024 से लेके 2012 तक, बस। इससे ज्यादा पीछे के मत करना। उसके बाद 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी में तुम एटलीस्ट 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए। तो 50 to 60 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में हो गया, और बाकी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो गया। इतना काम तुम्हें करना है एक चैप्टर के लिए, और उसके मेन नोट्स को रीड कर लेना है, नोट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके अच्छे से देखना है। इतना काम तुम्हें हर चैप्टर के लिए कर लेना है, और एटलीस्ट 70% सिलेबस जो है, चैप्टर्स जो है वो तुम्हें जनवरी फरवरी में कवर कर लेने हैं। ठीक है, फिर तुम्हें शॉर्ट नोट्स किस किस के बनाने हैं? फिजिक्स के बनाने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के बनाने हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे बनाने हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है समीक्षा दक्ष नीट गाइड, उस पर जाओगे तुम, वहां पे मैंने अपने खुद के बनाए हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और जीओसी के शॉर्ट नोट्स डाल रखे, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना तुम्हें मिल जाएंगे। और वो इतने सही तरीके से मैंने बनाए हुए हैं ना, मतलब जब तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तब तक मुझे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ लगती थी और बिखरी हुई सी रहती थी। जब से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर मैं बार बार उन्हीं को रिवाइज करती थी, तो मुझे कंसाइज्ड मिलने लगा, मुझे पता चलने लगा कि ये चीज इससे लिंक्ड है, ये चीज इससे लिंक्ड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो जब आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यही है सारा मैटर। ठीक है, जैसे एक ही जगह सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस लिखी हैं, एक ही जगह सारी अल्कोहल की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शंस है। तुम एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाके देखना, मैंने बहुत सही तरीके से बनाया। कई बच्चों ने तो उसे प्रिंट आउट करा के और फिर वो अपने में नोट्स और उनको रख के पढ़ भी रहे हैं यार, इंप्रूवमेंट हो रहे हैं सबके। ठीक है, तो तुम एक बार खुद जाके देखना। बायोलॉजी में तुम क्या कर सकते हो, जैसे अगर तुम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पर, तो उसको ना पॉइंट्स में लिख लो, है ना। एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी में इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, ये रट्टे मारने हैं। तो उसमें तुम क्या करोगे कि तुम एग्जाम्पल्स को ना एक जगह लिख लो कि भाई इस वाले किंगडम के ये वाले, सॉरी इस वाले फाइलम के ये वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो इस तरह लिख लो। तो फ्लो चार्ट्स बना लो, टेबल्स बना लो, एक जगह कलेक्शन करके लिख लो। तो जो भी ऐसी चीजें हैं
उनको एक जगह लिख लोगे, पेपर पे लिख लो और एनसीईआरटी में वहीं लगा लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्च और अप्रैल की। मार्च अप्रैल में क्या करोगे? पहली बात, मार्च में जो भी तुम्हारा रिमेनिंग 30% सिलेबस रह गया था वो मार्च में तुम्हें पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट शुरू कर देना है तुम्हें मार्च से। तुम क्या करोगे? एटलीस्ट 2 से 3 मार्च में तुम ऐसा करो कि 2 मॉक टेस्ट दो पर वीक, ठीक, पर वीक 2 मॉक टेस्ट दो। और इस तरह से फिर अप्रैल में आओगे तो 3, तो एटलीस्ट तुम्हें एक हफ्ते में देने ही देने हैं। तुम 4 दे देते तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे क्या होगा, फिर तुम 16 से 24 मॉक टेस्ट मार्च और अप्रैल के अंदर कर लोगे। अब तुम कहोगे अरे बस 24, इतने कम, इतने मॉक टेस्ट? मैं तो बहुत सारे करने वाला हूँ, 50-60 मॉक टेस्ट करने वाला हूँ। तो देखो एक बात बोलूं, एक स्टूडेंट है जिसने ना 50 मॉक टेस्ट करे हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 50 करे हैं और उसकी एनालिसिस नहीं की, और एक स्टूडेंट है जिसने 15 करे हैं, पहले वाले ने 50 करे, दूसरे वाले ने 15 करे हैं, लेकिन हर एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस की है। तो बताओ कि कौन से स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियसली दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि उसने एनालिसिस की है, उसे पता है कि कौन सा मेरा गलती है, कौन सी मैं गलतियां बार बार रिपीट करता हूँ, फिर उसको एनालिसिस करके अगले वाले मॉक टेस्ट में उसने उसको सुधारा है। तो एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, और इस एनालिसिस को करने के बाद इसका फायदा तुम अगले टेस्ट में कैसे उठा सकते हो, ये ना मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्वियसली रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अब तो मेजर टाइम रिवीजन को ही देना है, ठीक है। अप्रैल वाले मंथ में तुम कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, ये ध्यान रखना, सब कुछ काम तुम्हें पहले कर लेना है। उसके बाद तुम्हें देखो टेस्ट करना तो जरूरी है ही, तो तुम्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताती हूँ कि टेस्ट बुक पास प्रो जो है वो लेके आया एक टेस्ट सीरीज, ठीक। उसमें 139 प्लस मॉक टेस्ट है, 90 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है, 44 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, 20 प्लस फुल टेस्ट एंड डिटेल सोल्यूशन विद एन एनालिसिस के साथ है सब कुछ। और अनलिमिटेड टाइम तुम इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी ऑफर्स चल रहे हैं और बहुत ही मिनिमम प्राइस में तुम्हें यहाँ पे दिख ही रहा है, तो तुम मेरा कोड यूज करो और उसके साथ तुम्हें अभी ऑफर भी मिल रहा है। तो इस ऑफर लिमिटेड 31 दिसंबर तक ही ऑफर है, तो ट्राई करो जाके। और तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं एक साथ, तो तुम्हारी टेस्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है यहाँ से, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास टेस्ट जो है वो क्या है। टेस्ट हमारे पास कैसे कैसे रहेंगे, एक तो हमारे पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बच्चों के पास ना बहुत सारे टेस्ट हैं, तो उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन से टेस्ट कब करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, ये वाली चीज आती है। तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ। तो अभी ये जो तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उस ड्यूरेशन में तो तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, जब मैं बता रही थी ना जनवरी फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करना है तब। अब कैसे करोगे, 2024 से लेकर 2012 तक के ही क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद ये करने अटेम्प्ट करने हैं तो टाइमर के साथ अटेम्प्ट करोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट की तरह। ऐसे जैसे जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया और तुमने उसके 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अपनी बुक मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लिए, फिर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। प्रीवियस ईयर तुमने एमटीजी का, दिशा का, जिसका भी लेना है उसका ले लिया। फिर उसके बाद तुमने टाइमर लगाया और तुमने देखा 2024 से लेकर 2012 तक के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बस उतने करने। अब टाइमर कितना लगाना है, इस तरह देखना है कि तुम्हें फिजिक्स में, अगर फिजिक्स के लिए कर रहे हो तो एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1.5 मिनट मिले। ऐसे अगर 30 मिनट का कर रहे हो तो 1.5 मिनट इसमें मल्टी 30 क्वेश्चन है, सॉरी, है ना, 30 क्वेश्चन है तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो कम से कम 45 मिनट का टाइमर लगाना। इसके लिए जब तुम 30 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के सॉल्व कर रहे हो। ऐसे ही लगभग 1.2 मिनट पर क्वेश्चन मिले केमिस्ट्री के लिए, और आधा मिनट फॉर 1 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी। तो यानी कि अगर तुम बायो के 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ। इस तरीके से तुम्हें टाइमर लगा के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने हैं। फिर उसमें जो गलत जाए और जो छोड़ो उसको एक जगह लिखना है, उसकी ही वही तो एनालिसिस है। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बहुत डिटेल वे में अच्छे तरीके से एनालिसिस कैसे करते हैं, और मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ अगर तुम उस तरीके से अपनी एनालिसिस करते हो तुम्हारे 101% मार्क्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एनी कोचिंग टेस्ट, अब दूसरा चैप्टर वाइज हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारे पास किसी भी कोचिंग के टेस्ट हैं जो माइनर टेस्ट हैं, ठीक है। बच्चों ने कोचिंग में के टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तुम लोगों ने, है ना, फिर उसके टेस्ट जो थे तुम्हारे वो ढंग से सॉल्व नहीं हो पाए, या फिर उस टेस्ट सीरीज को तुम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए, तो ये कंफ्यूजन होती रहती है। तो उस टेस्ट का क्या करें, वही बता रही हूँ। वो क्या करोगे तुम, जैसे ही अब वो माइनर टेस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक टेस्ट में कम से कम फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो के कम से कम 5-5 6-6 चैप्टर्स आ रहे होते हैं। तो अब क्या करें, तो जब तुम्हारे 5 से 6 चैप्टर वो जो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के हैं वो चैप्टर्स तुम्हारे तैयार हो जाए, जैसे कि केमिस्ट्री के कोई 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेकर तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह तक आ रहा है काफी सारा, तो ये सारा तुमने तैयार हुए। जब ये तुम्हारे तैयार हो जाए, मतलब जब तुम इनके 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इनका प्रीवियस ईयर लगा लो, इनके मेन नोट्स रीड कर लिए 2-3 बार, इतना काम कर लो, तब तुम आके इस केमिस्ट्री के इसी पार्ट को
1 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व कर लेना, बस। इस तरीके से तुम्हें अपनी ये माइनर टेस्ट को यूज करना है। अब तुम यहाँ पर ये मत सोचो कि मैं पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक साथ कर लूँ, क्योंकि अब देखो तुम्हारे पास टाइम कम है, तो सिलेबस को तुम अपनी स्पीड से कवर करोगे, क्योंकि इसके हिसाब से क्या, वैसे ही तुम पीछे चल रहे थे, तुमने कोचिंग के टेस्ट सॉल्व किए थे, ठीक है। इसीलिए अपनी स्पीड से कवर करो, और इन टेस्ट को तुम इसी तरह यूज करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, वो टेस्ट भी यूज हो जाएंगे, तुम्हें ये फायदा भी मिल जाएगा कि क्योंकि उनमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट तो मैंने बताया तुम्हें मार्च और अप्रैल में करनी ही है, और फुल सिलेबस टेस्ट का ही रिजल्ट जो होता है वो लमसम तुम्हारा नीट के रिजल्ट से मैच करता है। इसीलिए तुम्हें ये ध्यान रखना है कि फुल सिलेबस टेस्ट को बहुत अच्छे से देना है, और फुल सिलेबस टेस्ट से पहले तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस वीडियो को लंबा हो जाता है ये, इसीलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी एनालिसिस, बार बार बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। अब फिर भी कोई और कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स कर देना। अब कुछ बच्चों ने बोला था कि उनके पास रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन की वजह से उन्हें उनका कम मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखो पढ़ना तो तुम्हें भी पड़ेगा, ठीक है। तुम देखो कि एससी कैटेगरी में भी 550 मार्क्स पर जाके सिलेक्शन हो पाता है, तो उसके लिए तुम इतना जरूर कर सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो कवर कर लो। बायो तो तुम पूरी ही पढ़ो, और फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे मैं तुम्हें इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स में डाला हुआ है मैंने, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन से देख लेना, वो चैप्टर्स पहले कवर कर लो, ठीक है। जब जनवरी फरवरी में मैं जो सिलेबस कवर करने की बात बोल रही हूँ ना, उसमें तुम पहले वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, और बाकी सब कुछ ऐसा ही करो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही करो, तुम्हारे आराम से 550 मार्क्स तो आ जाएंगे, तो एटलीस्ट 550 मार्क्स तो स्कोर करो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में आई एम हियर फॉर यू। बाय।